Assalamu alaikum dear students. We are studying the chapter number 8 of biology class 9, and today our topic is about the difference between aerobic and anaerobic respiration. इससे लास्ट टॉपिक्स में हमने एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है उसकी हमने डिटेल स्टडी कर ली थी। इसके अलावा एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है उसकी हमने डिटेल जो है वो फंक्शंस देख लिए थे। अब हम इस टेबल में इन एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का कंपैरिजन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये 4 से 5 फैक्टर्स हैं। आप देखेंगे कि इनका एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या किरदार है। तो सबसे पहले है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब जो ऑक्सीजन है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल होती है, इसलिए यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं यस एरोबिक रेस्पिरेशन यूज द ऑक्सीजन। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ही यही है कि यहाँ पर अब ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होगी, तो नो यूज ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन। आगे हम देखते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने जो एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हमारे पास नेट जो प्रोडक्ट है, जो नंबर ऑफ एटीपीज हैं वो 36 हैं। टोटल हमारे पास 38 बनते हैं एटीपीज, लेकिन जो है 2 एटीपीज जो है वो यूज़ हो जाते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, इसलिए जो हमारे पास नेट प्रोडक्ट है वो 36 एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन के अमल में हमारे पास सिर्फ 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। क्योंकि जो ग्लाइकोलिसिस का अमल था उसमें जो पहला स्टेप था वो जिसमें ग्लूकोज टूटता है 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स पे, तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अमल के दौरान जो है वो सेम स्टेप होता है। जिस तरह ये पीछे हमने इस टॉपिक में देखा था कि जो 2 एटीपीज जो हैं ग्लाइकोलिसिस में यूज़ हुए थे और उसके रिजल्ट में 4 एटीपीज बने थे, लेकिन उन 4 एटीपीज में से हम ये जो 2 यूटिलाइज हुए हैं इनको माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट प्रोडक्ट 2 एटीपीज आते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें जो हमारी नेट प्रोडक्ट है वो 2 एटीपीज है। आगे फाइनल प्रोडक्ट्स क्या प्रोड्यूस होती हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसके अलावा वाटर है, साथ में जो एटीपी जो है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा होता है। जबकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें जो पायरुविक एसिड है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं करता, और जो पायरुविक एसिड है वो या तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम एथेनॉल कहते हैं, या वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम लैक्टिक एसिड कहते हैं। और साथ में जो है वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही होती है। अब ये कहाँ पर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन? जी हमें पता है कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन का अमल सेल के साइटोप्लाज्म में और सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन का अमल जस्ट जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। आगे इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो इंपॉर्टेंस में आप देख सकते हैं कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके रिजल्ट में जो एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं, तो एटीपी जो है वो इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म ताकि वो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके। उसके अलावा जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें हम देखते हैं कि जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर द एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। अब जो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं करते, जिनको हम एनारोब्स कहते हैं, वो उनके लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसके अलावा सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द एरोबिक ऑर्गेनिज्म इन शॉर्टली सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इसके अलावा जो जिन ऑर्गेनिज्म में इंक्लूडिंग द ह्यूमंस, इंसानों के बशमूल जिन ऑर्गेनिज्म में अगर एनर्जी की सप्लाई कम हो जाए तो उस एनर्जी की सप्लाई को पूरा करने के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन का अमल जो है वो किया जाता है, और जिसके रिजल्ट में जो एनर्जी है वो रिलीज होती है और इंसान अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करता है। मिसाल के तौर पे जो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द शॉर्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन वो लैक्टिक एसिड क्यों प्रोड्यूस हो रहा होता है कि एटीपी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में टूट रहे होते हैं ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर सके। उसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है वो है सोर्स ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल एथेनॉल एंड द चीज़। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो उस एनारोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड टूटता है तो अल्कोहल बनता है जिसको हम एथेनॉल कहते हैं, और या उसको हम डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे जो चीज़ पनीर वगैरह है उसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अब हम रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के दरमियान जो फ़र्क देख लेते हैं। सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स में कहता है टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब जो मेटाबॉलिज्म है उस पर जो आपको पता है कि एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, और जो फोटोसिंथेसिस का अमल है वो एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब है जिसमें एनर्जी की फॉर्मेशन हो रही होती है डिफरेंट इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को मिला के, तो एनर्जी की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो यहाँ पर इसको हम फोटोसिंथेसिस को एनाबॉलिक प्रोसेस कहेंगे। उसके अलावा जो रेस्पिरेशन है ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब है कि यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस के अमल में जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है अब उसकी ब्रेक डाउन की जाएगी, इसलिए इसको हम कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। आगे
नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी इन्वेस्टमेंट और द प्रोडक्शन। अब जो एनर्जी जो है वो कैसे प्रोड्यूस होगी और कहाँ पर स्टोर होगी। एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द बॉन्ड एनर्जी। अब जो फोटोसिंथेसिस है उसमें आप देखते हैं कि जो ग्लूकोज मालिक्यूल हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड्स हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं वो क्या करते हैं कि अपने एनर्जी को स्टोर कर रहे होते हैं। इसके अलावा जब वो उसके अलावा जो रेस्पिरेशन का अमल है उसमें बॉन्ड एनर्जी ऑफ फूड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द एटीपी। तो उसके बाद जो है वो रेस्पिरेशन के अमल में जब उस ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो उन जब बॉन्ड्स को तोड़ते हैं तो उन बॉन्ड्स को तोड़ने से जो एनर्जी है वो एटीपी में तब्दील हो जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग दिस प्रोसेस। कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन कर सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में आप देखते हैं स्मॉल बैक्टीरिया हैं, एल्गी वगैरह हैं और जितने भी प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अब जिन जिन ऑर्गेनिजम्स में साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ग्रीन साइट क्लोरोफिल पाया जाता है, ग्रीन क्लोरोफिल, तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। जबकि जो रेस्पिरेशन का अमल है वो ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में होता है, क्योंकि ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा है नेक्स्ट पॉइंट है साइट ऑफ अकरेंस। अब ये फोटोसिंथेसिस का अमल कहाँ पे हो रहा होता है। तो फोटोसिंथेसिस का अमल आपको पता है कि प्लास्टिड की एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर जो है वो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है और वहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो होता है। जबकि रेस्पिरेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में भी हो रही होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है, जिस तरह ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, जो क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का अमल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम ऑफ अकरेंस। अब ये किस टाइम पर होता है फोटोसिंथेसिस का अमल। जो फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि उसके लिए लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, सनलाइट एनर्जी की, तो ये दिन के टाइम जो है दिन के दौरान जो है फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। जबकि रेस्पिरेशन जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो ऑल टाइम, जो रेस्पिरेशन का अमल है, एनर्जी की ब्रेकडाउन का अमल है, वो हो रहा होता है दिन में भी और रात के दौरान भी। होप्स सो आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम जो है इस टेबल में एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि जो हमने ग्लाइकोलिसिस का क्रैब साइकिल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो प्रोसेस हुआ था उसके रिजल्ट में कितने एटीपीज प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब जितने ग्रेप साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह हैं तो उसके रिजल्ट में कितने जो एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं, कितने जो एनएडीएच या फिर डीएच2 के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, तो ये तमाम समरी जो है यहाँ पर लिखी गई है। आपने याद रखना है कि जो एक एनएडीएच मॉलिक्यूल है, वन जो एनएडीएच जो मॉलिक्यूल होता है उसकी जब ब्रेकडाउन की जाती है तो उसकी ब्रेकडाउन के रिजल्ट में दो एटीपी के थ्री एटीपी मॉलिक्यूल जो हैं वो रिलीज होते हैं और एक जो एफ है वो टूटता है तो उसकी ब्रेकडाउन से दो एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। तो ये आपने इसको एज ए एमसीक्यूज एज ए कैलकुलेशन के लिए इस फार्मूला को याद रखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस का अमल था जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है और ग्लूकोज टूटता है तो वो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में तब्दील हो जाता है। अब जो पायरुविक एसिड के इसमें आप देखते हैं कि ये इस अमल के दौरान जो है वो दो एटीपीज जो हैं वो इस्तेमाल भी हो रहे थे, लेकिन ओवरऑल जो है वो 4 एटीपीज प्रोड्यूस हो रहे थे। लेकिन क्योंकि दो एटीपीज इस्तेमाल हो चुके थे तो हमारे पास जो नेट प्रोडक्ट आती है वो दो एटीपीज ही आती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो पायरुविक एसिड आगे से जब सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के जो मैट्रिक्स के अंदर जाता है तो फिर उसको एसिटाइल कोए में चेंज होना पड़ता है और एसिटाइल कोए में चेंज होने के बाद वो क्या करता है कि यहाँ पर इस प्रोसेस के दौरान जो है वो दो एनएडीएच के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। इससे पिछले लास्ट प्रोसेस में भी हमने देखा कि जो दो एटीपीज के मॉलिक्यूल्स थे उसके साथ साथ दो एनएडीएच के मॉलिक्यूल्स भी प्रोड्यूस हुए थे और हमें पता है कि जो एक एनएडीएच का मॉलिक्यूल है वो टूटेगा तो उसमें से 3 एटीपी प्रोड्यूस होंगे। इसका मतलब कि जो दो एनएडीएच के मॉलिक्यूल्स होंगे उनके टूटने से जो हमारे पास जो है वो 4 एटीपीज प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ये 4 एटीपीज यहाँ पर इसलिए लिखा गया है, तो मैंने आपको बात पहले बता दी है कि जिसमें दो एटीपीज जो हैं चूँकि वो कंज्यूम हो चुके हैं इसलिए हम जो है वो नेट प्रोडक्ट 4 एटीपीज ही कहेंगे। उसके बाद जो है आप देखते हैं कि जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड जब एसिटाइल कोए में तब्दील हो रहा है तो इस प्रोसेस के दौरान जो है वो दो एनएडीएच के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ये दो एनएडीएच के मॉलिक्यूल जो हैं वो टोटल 6 एटीपी प्रोड्यूस करेंगे। अब जो एसिटाइल कोए क्रैब साइकिल में जाएगा जो कि क्रैब साइकिल का अमल जो है माइटोकॉन्ड्रिया के सिस्टर्नी में हो रहा होता है तो इस प्रोसेस के दौरान जो है दो एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा 6 एनएडीएच प्रोड्यूस होते हैं और ये 6 एनएडीएच टूटते हैं तो 18 एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा जो 2 एफएडीएच2 के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हम देखें तो वो 4 एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं। तो हमारे पास जो नेट प्रोडक्ट हम इन सब एटीपीज को कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो नेट प्रोडक्ट है वो 38 आती है। लेकिन चूंकि दो एटीपीज जो हैं वो इस्तेमाल हो चुके थे आप कह सकते हैं जो ग्लाइकोलिसिस के अमल है उसके दौरान, तो इसलिए जो हमारी नेट प्रोडक्ट है वो 36 एटीपीज होंगे।